कि मैं थोड़ा मानता हूँ कि मैं ज़्यादा सेल्स में थोड़ा ठीक हूँ, नेगोशिएशन में थोड़ा ठीक हूँ, लोगों को कन्विंस करने में थोड़ा ठीक हूँ, ये मेरा मानना था उस टाइम, ठीक है? तो इस रिगार्डिंग मैंने डिसाइड किया कि एमबीए करेंगे। इंडिया में सो ओके, उससे भी थोड़ा-सा पहले जाते हैं, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड की बताते हैं। तो मैं भी आप ही की तरह ऑल मिडल क्लास फैमिली, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली जो बहुत ही एजुकेशन ओरिएंटेड थी, बट एजुकेशन के साथ जो सबसे बड़ा प्रिविलेज मुझे मिला है, एंड आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरी जर्नी में, वो था सपोर्ट। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है सपोर्ट, ठीक है? अब वो सपोर्ट आपको कई जगहों से मिल सकता है। वो आपको सपोर्ट आपकी फैमिली से मिल सकता है, आपकी वाइफ से मिल सकता है, आपके फ्रेंड से मिल सकता है, आपके रिलेटिव से मिल सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो सपोर्ट आपको अपने आप से मिल सकता है। अगर आपका सपोर्ट अपने आप को नहीं मिला, तो आप समझ लीजिए आपको पूरी दुनिया भी सपोर्ट कर रही है, भर-भर के पैसा भी दे रही है, तो वो काम नहीं होगा। तो एक तो इसमें आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और सपोर्ट के साथ आता है पेशेंस, सपोर्ट के साथ आता है कॉन्फिडेंस, और सपोर्ट के साथ आता है एक स्ट्रेंथ उस चीज़ को स्टार्ट करने का, ठीक है? तो वो फैमिली में जो मैंने आपको कहा कि उन्होंने मुझे सबसे बड़ा जो सपोर्ट दिया कि भाई ठीक है, मैं सबसे छोटा हूँ हमारी फैमिली में, और हमारे पिताजी ने जो कि ट्रेडिशनल, ही वाज़ इन गवर्नमेंट ऑफिस आल्सो, he was a government officer, sorry, and he took the VRS. सो थोड़ा-सा फैमिली का ये स्ट्रक्चर है कि थोड़ा-सा अनऑर्थोडॉक्स इंडियन फैमिली है, तो फ्रीडम मिलती है कि आप जो पढ़ाई करना चाहें वो कर लीजिए, जो आपको जॉब करना है वो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आई थिंक ये सबसे मेन पॉइंट है मेरी जर्नी का आज तक का, ठीक है? और ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकंड। परफेक्ट, कूल। सो हम आते हैं अब सेकंड पॉइंट पे। तो इस इसके बाद जो पॉइंट आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में बहुत ही कम चॉइसेस होती हैं। इंडिया में एक सोसाइटल प्रेशर होता है कि आपको बायो लेनी है तो आप डॉक्टर बनेंगे, मैथमेटिक्स लेनी है तो आप इंजीनियरिंग बनेंगे, और अगर आपको आर्ट्स लेनी है तो आप गवर्नमेंट सर्विसेज, आईएएस, और और अलग-अलग प्रोफेसर, एजुकेशन बहुत सारे अलग हैं। तो हमारे पास क्या गिनी-चुनी ये 3-4 ही चॉइस होती हैं, और उन 3-4 चॉइस में से आपको डिफ़ॉल्ट एक चॉइस लेनी पड़ती है, ठीक है? आप बोलोगे नहीं भाई मैं एंटरप्रेन्योर बनूँगा, वो चॉइस इंडिया में उस लेवल पे नहीं मिलती। आपके स्कूल लेवल पे और आपके कॉलेज लेवल पे वो चॉइस अभी नहीं मिलती। अभी रिसेंटली ऐसा स्टार्ट हुआ है कि अभी मैंने देखा है कि कई इंस्टीट्यूशंस में, कई कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप सेल चालू हो गई है, इनक्यूबेशन एक्सेलेरेटर्स चालू हो गए हैं, जो बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। बट अगेन एंटरप्रेन्योरशिप जैसे अपन अभी आगे बात जब करेंगे तो मैं बताऊँगा कि ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ें पे रहें, ठीक है? वो एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए अच्छा है। But it won't make any different, like any changes, any effect, changes in your life. तो मेरा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि बी फार्मा थे, फिर मैंने डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी की, फिर 1 डेढ़ साल का गैप था। मैंने जब अप्लाई किया एमबीए के लिए, तो मैंने अप्लाई 3-4 कॉलेजेस में किया, जिसमें कुछ कॉलेज अब्रॉड के थे, यूएस, यूके के थे, और 1-2 कॉलेज इंडिया के थे, जिसमें से एक एनआईटी जयपुर था। क्योंकि मैं जयपुर से हूँ और मैं थोड़ा-सा होम सिक हूँ। तो ये आपको चीज़ एक पॉइंट और बताऊँ, होम सिक थोड़ा फैमिली के पास, सो होम सिक फॉर 2 रीज़न। एक तो होम सिक हूँ मैं अपनी फैमिली के लिए, और एक होम सिक हूँ मैं अपनी कंट्री के लिए। तो तो मैंने जब एमबीए किया तो मुझे एनआईटी जयपुर मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई, ऑफ कोर्स अपनी सिटी में था, तो आई हैव ऑप्ट फॉर एनआईटी जयपुर फॉर माय एमबीए। ये एनआईटी जयपुर जो है, और ऐसी कई एनआईटी जो इंडिया में है, ये एमबीए कराती हैं, पर अभी तक जो एमबीए कराती थी, ये जब मैंने एडमिशन लिया था तो सिर्फ 4 ईयर वाली डिग्रीज को कराती थी, जैसे बी फार्मा, बायोटेक, इंजीनियरिंग। अभी उन्होंने शायद इट्स ओपन फॉर ऑल। तो अगर आप लोग में से कोई भी एमबीए करना चाहता है तो ये इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छी हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, और बहुत ही बिकॉज़ गवर्नमेंट है तो टैग मिलेगा। इंडिया में टैग बहुत मैटर करता है, तो वो टैग मिलेगा आपको यहाँ से। तो चलिए, जब मैंने एमबीए अपना कंप्लीट किया ऑलमोस्ट 2013 में, उसके बाद अ, कोई प्रेशर नहीं था फैमिली से, बट ऑफ कोर्स एज़ अ नॉर्मल पर्सन यू हैव टू गो फॉर अ जॉब। तो मैंने जॉब किया, प्लेसमेंट भी हुआ।
आई मूव टू मुंबई, थोड़ा मुंबई में मेरा पहला जॉब था, देन आई वर्क इन मुंबई फॉर अ व्हाइल। उसमें मैंने 2 जॉब छोड़ दी, ठीक है? जब मैंने एमबीए सबसे पहले जब मैंने कॉर्पोरेट में एक अपना कदम रखा, कॉर्पोरेट में अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो बहुत ही डिफरेंट सीन मिला। बिकॉज़ जब आप फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट फील्ड में जाते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने जो अपनी जो ग्रेजुएशन और एमबीए के बीच में मेरे पास 1 डेढ़ साल का था, जिसमें मैंने स्टेम सेल रिसर्च से जॉब की थी। तो मैंने एज़ अ रिसर्च एसोसिएट साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट के हिसाब से जॉब की थी स्टेम सेल्स फील्ड में। तो मैंने कॉर्पोरेट थोड़ा देख रखा था, पर इट वाज़ अ वेरी डिफरेंट कॉर्पोरेट, बिकॉज़ वो कॉर्पोरेट मोर रिसर्च फोकस था। जब मैंने एमबीए किया तो इट वाज़ अ वेरी टिपिकल टिपिकल व्हाट यू कॉल द कॉर्पोरेट। तो उस कॉर्पोरेट में जब मैंने पहला कदम रखा तो इट वाज़ कंप्लीटली डिफरेंट। जो मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत सोफिस्टिकेटेड और चीजें मिलेंगी। वो कॉर्पोरेट बहुत ब्रूटल होता है। ब्रूटल मीन्स कि बहुत ही हमारे इंडिया में एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो लाइन है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल कहते हैं ना कि वो आई थिंक इट्स वेल सूटेड विद इंडिया की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपने 8th 9th में कहीं कहीं बायोलॉजी में ये पढ़ी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, व्हिच मींस कि शेर हिरन को खाता है, हिरन घास को खाती है, घास अपन को खाती है, व्हाटएवर एक्स वाई जेड। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इंडिया में बहुत मैटर करता है। तो जब हमने कॉर्पोरेट में कदम रखा तो हमको भी उस चीज से हमारा वो हुआ, क्या रूबरू हुए हम भी कि भाई दिस इज कि अच्छा बॉस की आपको चमचागिरी करनी है, काम करना है, सेल्स टारगेट करना है, ठीक है, ये सारे करने हैं। तो वो कुल मिला के लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट कि 1.5-2 साल में हमने 7 कंपनियां छोड़ी, जिसमें चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, जयपुर वगैरह थे। एंड देन उस दौरान में थोड़ा अब्रॉड में भी मैंने एक जॉब की थी, स्वीडन वगैरह में एक छोटे दौरान के लिए। बट ओवरऑल मेरा जो जर्नी था कॉर्पोरेट का बहुत छोटा था, बट उस छोटे से टाइम में 1.5 साल में आई हैव लर्न अ लॉट। तो और वो वहाँ पे जो लर्निंग थी वो बहुत बेसिक लर्निंग थी, और सबसे बड़ी जो लर्निंग थी कॉर्पोरेट में कि जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, आपने जो 20-22 साल की पढ़ाई की है, वो वेस्ट है। उसका कोई लेना देना ही नहीं है। जो आपने कॉर्पोरेट में जो जो काम किया उसका उस 22 साल की पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। और ये मैं वो कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, मेरा थोड़ा फील्ड और कॉर्पोरेट का अलग अलाइन था। इवन इफ आई एम कंपेयरिंग विद इंजीनियरिंग, हमारे इस देश में इंजीनियरिंग करते हैं 4 साल की, जो कि टोटल 22 साल की पढ़ाई होती है। और जब इंजीनियरिंग करने के बाद जो स्टूडेंट निकलता है वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है कुछ कोडिंग सीखने के लिए और लैंग्वेज सीखने के लिए। उसके बाद वो फिट होता है उस कॉर्पोरेट में। और एक्चुअली जो रियल फिट बनता है वो उस कॉर्पोरेट में काम कर करके। तो ये सारी जर्नी है, ठीक है? अभी हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। और उसके बाद जब मैंने अपनी लास्ट जॉब छोड़ी, ऐसा नहीं है कि जब मैंने लास्ट जॉब छोड़ी तब मैंने सोचना चालू किया। जब मैं एमबीए में था और जब मैंने पहली अपनी जॉब में एंटर किया था, और ऑफ कोर्स जब मैंने एमबीए के लिए डिसाइड किया था अपनी ग्रेजुएशन के सेकंड लास्ट ईयर में, तभी मैंने डिसाइड किया था कि हाँ, कि मैं खुद अपना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? उस टाइम ये एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह और ऐसे फैंसी वर्ड मेरे माइंड में नहीं थे। बट मेरा ये डिसाइड था कि हाँ, आई स्टार्ट समथिंग ऑफ माइंड, ठीक है? मेरी फैमिली कोई बिजनेस से आई नहीं है, एज अ टिपिकली ब्राह्मण फैमिली। तो उनने कभी बाप दादाओं ने बिजनेस नहीं किया। तो ऑफ कोर्स जब मैंने अपनी लास्ट जॉब छोड़ी, और उससे पहले मैंने प्लान कर लिया था। प्लान मींस अपना माइंडसेट को अपना प्रिपेयर कर लिया था, रेडी कर लिया था कि ओके आई विल गो विद द स्टार्टअप। तो जब मैंने लास्ट जॉब छोड़ी तो नोबडी इन माय फैमिली दे डिडंट आस्क एनी सिंगल थिंग, भाई कि क्या जॉब छोड़ी है, क्यों छोड़ दी, लोग क्या कहेंगे। नथिंग नथिंग। उन्होंने बस एक सिंपल चीज पूछी हमारे पिताजी ने, भाई आगे क्या करोगे? हमने बोल दिया कि भाई ये करेंगे, और ऐसे करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो पहला स्टार्टअप था, अभी अब रियल स्टोरी चलती है। जो हमारा पहला स्टार्टअप था वो था हैंड्सकार्ट। हैंड्सकार्ट एक क्राफ्ट क्राफ्ट सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस था। क्राफ्ट सेक्टर मींस कि हम जो इंडियन के आर्टिशन हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके साथ काम करना, वो हमारा स्टार्टअप था। और उसमें आइडिया ये था कि उस स्टार्टअप्स को, आर्टिशंस को सपोर्ट करना, आर्टिशंस को हेल्प करना।
अब आर्टिशियंस को हेल्प कैसे करना कि भाई आर्टिशियंस प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमने एक नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह की, सिर्फ आर्टिशियंस के लिए, और उस पर प्रोडक्ट रखना चालू कर दिया कि जिससे दुनिया देश विदेश खरीदने लग जाए। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो 10,000 लोग कर रहे होंगे इंडिया में, ठीक है, इसमें नया क्या है, इसमें वो क्या है? ठीक है, वो मेरा भी वही व्यू था कि इसमें नया क्या है, और हमारे पिताजी का भी एक सवाल था कि यार जो लोग 1-1 करोड़ के शोरूम के ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट हाउसेस बैठे हैं, उनसे आप लोग कैसे वो करोगे, कि कैसे आप उनसे कॉम्पिटिशन करोगे, कैसे आप सर्वाइव होगे, और आप आपके पास तो फाइनेंशियल धनराशि भी नहीं है, आपने तो 400 डॉलर मतलब 28-30 हज़ार से स्टार्ट किया है। तो जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे जो भ्राता हैं, ब्रदर हैं, वो हैं कंप्यूटर इंजीनियर, उनसे हमने एक बेसिक वेबसाइट बनवाई, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कि जिस कमरे में मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ मैं जिस कुर्सी पे भी बैठा हूँ, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, आज भगवान की दया से वो कंपनी सेट है, पर आज भी मैं यहीं से काम करता हूँ जब मैं इंडिया में होता हूँ। तो आपको थोड़ा सा एक और आइडिया दे दूं कि मैं इंडियन फ्रेंच हूँ, तो मैं अब्रॉड में रहता हूँ, यूरोप में रहता हूँ फ्रॉम द लास्ट 10-11 ईयर्स, ठीक है। तो एक वो भी एड ऑन सपोर्ट सिस्टम है जो मैं आपको उसके आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा कि कैसे जो अब्रॉड होता है उसका उसमें एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डिफरेंट होती है इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप से। तो हैंड्सकार्ट मैंने बड़ी बेसिक आइडिया से स्टार्ट किया कि जिसमें हमने एक वेबसाइट बनाई, ई कॉमर्स, आर्टिशियनों से संपर्क करा, उनके प्रोडक्ट को एज इट इज फोटो खींच के लगा दिया, ठीक है। पर बहुत ही कम समय में जो मैंने आपको कहा कि मेरी जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कि मेरी कुछ स्किल्स हैं जो जो मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनाती हैं, और वो स्किल वो है कि आपको बेचना आता है, आपको लोगों को आपको कन्विंस करना आता है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और आपको नेगोशिएशन आती है, ठीक है। और चौथा आपको नेटवर्किंग आती है। तो मेरी जो नेटवर्किंग थी, जो मैंने अपना स्टार्टअप किया, उससे पहले ही मैं नेटवर्किंग में जुड़ा था, और मेरे नेटवर्क में इंडिया के, अब्रॉड के बहुत सारे लोग, बहुत इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर थे, और ये बहुत एक कैजुअल नेटवर्क था। कैजुअल नेटवर्क मींस आप ऐसे वेबिनार होते रहते थे, ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होते थे लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, और आपको कोई इशू है, समस्या है, तो आपने उनसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली। तो हमको इनिशियल लेवल पर थोड़ा सा फंडिंग मिला, और मेरा पहला कस्टमर मुझे 5-6 दिन में एक यूएस के डॉक्टर थे, उनसे उनने मिला, उन्होंने एक प्रोडक्ट का ऑर्डर किया, वो हमने सप्लाई की। तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उस छोटे से कमरे में एक छोटी सी वेबसाइट से, जिसमें कोई खर्चा नहीं हुआ अभी तक आपका, ठीक है। उससे आपका जब पहला ऑर्डर आया तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और फिर धीरे-धीरे आप, जैसे मैंने आपको कहा कि यार ये क्राफ्ट की तो ये तो कम से कम दसियों हज़ार कर रहे होंगे इंडिया में, अब्रॉड में, इसमें डिफरेंट क्या है, सर्वाइव कैसे करोगे? तो अब सर्वाइवल वाला पार्ट आया, अब यूनिक वैल्यू प्रोपोज़िशन है। यूनिक वैल्यू प्रोपोज़िशन मीन्स कि आपका स्टार्टअप कैसे उन 9,999 कॉम्पिटिटर से डिफरेंट है। तो उस पर हमने यूज़ किया अपनी अकल का, ठीक है? आपकी अकल अब यहाँ पे काम आएगी, यहाँ पे आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी लाइक स्किल्स काम आएँगी। तो हमने उसमें ब्लॉकचेन डाला, हमने डाला कि यार आज हम ये सब आर्टिशियंस के प्रोडक्ट बना रहे हैं, सब आर्टिशियन से ले-लेके सेल कर रहे हैं, पर अब डिफरेंट कैसे हुआ जाए? तो हमने उनको कस्टमाइज्ड क्राफ्ट का ऑप्शन दिया। कस्टमाइज्ड क्राफ्ट मीन्स कि आप फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई लेट्स से मधुबनी, जैसे आप बिहार से होंगे काफ़ी लोग, तो जैसे मधुबनी पेंटिंग चाहिए, ठीक है? अब मधुबनी वहाँ पे पेंटिंग बहुत फेमस होती है, उनका एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है कि वो एक तरह की पेंटिंग्स बने। अब उस पेंटिंग को आपको लेट्स से कि डाइनिंग टेबल पे चाहिए, या आपके टेबल पे चाहिए, या उस मधुबनी पेंटिंग को आपके एक लेदर बैग पे चाहिए, या आपकी शर्ट पे चाहिए, तो वो कस्टम ऑप्शन है। तो हम पहली कंपनी बने, क्राफ्ट कंपनी जो कस्टमाइज क्राफ्ट बना रही है, और कस्टमाइज क्राफ्ट जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। जैसे आपने वेबसाइट्स के नाम सुने होंगे, विस्टा प्रिंट वगैरह, जो आपको कस्टमाइज टी शर्ट देती है, कस्टमाइज कप बना के देती है आपका फोटो लगा के। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज दीज आर कमर्शियल प्रोडक्ट। बट कस्टमाइज क्राफ्ट, क्योंकि हर क्राफ्ट अलग तरह का होता है और हर क्राफ्ट हाथ से बनता है, तो उसको कस्टमाइज करना, तो हमने वो एक अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन दी। वैल्यू प्रोपोजिशन मींस कि एक डिफरेंट यूनिक, विद इन, आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, पर मतलब थोड़ा डिफरेंशिएशन दिया और कंपटीटर से, राइट? कि तो आपका एक एक सेगमेंट बना, ठीक है।
दूसरा उसमें सेगमेंट था कि आप सोशल इम्पैक्ट कर रहे हो, आप एक इम्पैक्ट कर रहे हो क्योंकि आप आर्टिशियंस को एक लाइवलीहुड दे रहे हो, आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड दे रहे हो कि कैसे प्रोडक्ट बनाया जाए, क्या बनाया जाए। तीसरी चीज हमने उसमें टेक्नोलॉजी डाली। टेक्नोलॉजी कैसे डाली? हमने उसको ब्लॉकचेन मार्केट प्लेस बनाया, ब्लॉकचेन ई कॉमर्स बनाया। उस ब्लॉकचेन से हमने आपको ये बताया कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो, ये जो मधुबनी पेंटिंग ले रहे हो, मधुबन गांव के, एक छोटे से गांव, बिहार के छोटे से गांव से, उस बिहार के भी छोटे से गांव के अंदर एक फैमिली से, उस आर्टिशन का नाम है लेट्स से कि राम कुमार और रुक्मणी देवी और व्हाटएवर, ये पेंटिंग वहां से आती है और इस पेंटिंग को बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो हमने एक ब्लॉकचेन से स्मार्ट टेक बनाया कि जो सप्लाई चेन है उस प्रोडक्ट की, कि भाई ये प्रोडक्ट राजस्थान के छोटे से गांव से आ रहा है, ये प्रोडक्ट बिहार से आ रहा है, ये प्रोडक्ट अफ्रीका से आ रहा है, ये उसको बनाने वाला है, ये उसने बनाया है, इस बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल इसने यहाँ से लिया है, ये रॉ मटेरियल इसने वहां से लिया है, फिर ये जो डिजाइनर है पेरिस का, मिलान का, इसने इसको डिजाइन किया है। तो ऐसे करके जब आप उस ब्लॉकचेन को देखते हो, जब आप एक प्रोडक्ट खरीदता है कोई अमेरिका में, तो उसको उससे पूरी जरा से एक मोबाइल के क्लिक से उसको पूरा आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्ट की पूरी पूरी स्टोरी क्या है, कौन आता है, सही में ये कंपनी इम्पैक्ट कर रही है या हमको ऐसे ही पागल बना रही है, पहली बार। दूसरा पॉइंट होता है किसी भी सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप में, कि आपने जब कहा ना कि सोशल इम्पैक्ट करो, सोशल इम्पैक्ट आप अपने लिए जेब भरने के लिए कर रहे हो या सही में आर्टिशियन को, तो उसमें प्राइसिंग वाला पार्ट, कि भाई मैंने एक आर्टिशियन से ये 100 रुपए में खरीदी, मैं उसको बेच रहा हूँ 200 में। तो आर्टिशियन को भी पता होना चाहिए कि भाई हैंड्स कार्ट ने ये प्रोडक्ट हमसे 100 रुपए में खरीदा और अभी उसको 150 रुपए में बेच रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको 5,000 रुपए में बेच रहा है। जो बायर है अमेरिका में, वो भी उसको जब खरीदेगा तो उसको भी एक मेक श्योर कि वो 500 रुपए में उसने खरीदी, तो उसको पता है भाई 250 रुपए आर्टिशियन को जा रहे हो, 250 हैंड्स कार्ट को जा रहे हैं, जिससे उसको कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक ये जो इतनी जो ट्रांसपेरेंसी थी, इतना जो सर्टिफिकेशन था, एक घर में बैठ के एक मोबाइल डिवाइस से आपको पूरा जो ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन मिल जाए, वो ये सारी चीजें यूनिक अपोजिशन में आई, वो यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन में आई। उसके बाद हमने उनको डिजाइनर्स, हमारे इंटरनेशनल डिजाइनर से कनेक्ट किया, जो पेरिस में बैठे हैं, मिलान में बैठे हैं, न्यूयॉर्क में बैठे हैं, वो 5 डिजाइनर, हमने बोला आप उनको डिजाइन बनाइए, आप प्रोडक्ट बनाइए। आर्टिशियन जो हमारे हैं वो आर्टिस्ट है, वो आप कुछ भी बना के आपको दे देंगे, पर उनको डिजाइन की अकल नहीं है, उनको प्रोडक्ट की अकल नहीं है। तो उसके लिए हमने इंटरनेशनल डिजाइनर्स को आर्टिशियन से कनेक्ट किया, और अब डिजाइन इन पेरिस, डिजाइन इन न्यूयॉर्क, और मेड इन इंडिया, मेड इन बिहार, मेड इन अफ्रीका, मेड इन राजस्थान। तो ये पूरा थीम बन के बहुत ओवरऑल प्रोडक्ट बन गया। तो अगर अब आप जब आप उसको वेबसाइट को देखोगे, जो 3-1 साल पुराना स्टार्टअप है, इस स्टार्टअप के लिए मुझे मैंने जैसे आपको कहा कि एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने आपको पहले पहले वाले जो स्टेप था उसमें आपको सपोर्ट सिस्टम बताया कि जो सबसे प्राइमरी और सबसे जो बेसिक सपोर्ट सिस्टम होता है वो आता है आपकी फैमिली से, फ्रेंड से, नेटवर्क से। और जो दूसरा सपोर्ट सिस्टम आता है, जिसको अपन मोटिवेशन भी कह सकते हैं, वो आता है आपके इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम मींस कि आपको किसी इन्वेस्टर ने पैसे दे दिए, या आपको कोई ग्रांट मिल गई इंडियन गवर्नमेंट की या विदेश गवर्नमेंट की, भाई लो 5-50 लाख रुपए, तो ये सब मोटिवेशन मिलते हैं, या आपको सेल्स आ गई। तो मेरे को जो मोटिवेशन मिले वो बहुत कंटिन्यूस मिले, और वो हार्ड वर्क के बाद मिले। जैसे मुझे, मैं पहला सिर्फ भारतीय नहीं, मतलब पूरी दुनिया में पहला एंटरप्रेन्योर हूँ जिसको 3 यूरोपियन गवर्नमेंट ने रेजिडेंसी वीजा दिया, विच मीन्स नागरिकता टाइप का एक रेजिडेंसी परमिट, और फंड्स दिए। तो उसमें इटली सबसे पहले, स्पेन ने दिया, तो मैंने स्पेन में मूव किया, स्पेन रहता था, फिर इटली ने दिया, फिर फ्रांस ने दिया, और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर कनाडा ने दिया। ये होते हैं इम्पैक्ट वीजा, स्टार्टअप वीजा। और ये मिलना आपके प्रोजेक्ट पे होता है, आप अपना प्रोजेक्ट पिच करते हो, उनको पसंद आता है, इम्पैक्ट देखते हैं वो उसका, आप उनकी कंट्रीज को कैसे हेल्प करोगे। तो ऐसे करके मैंने पहले स्पेन, इटली, तो इस हैंड्स कार्ड के थ्रू, मेरे स्टार्टअप के थ्रू मैं विदेश पहुंचा और वहीं रह रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, नॉर्मली लोग विदेश 2 ही ऑप्शन से जा सकते हैं। एक, आप नॉर्मली मुझसे लोग पूछते हैं, अच्छा क्या आप स्टडी कर रहे थे क्या? क्योंकि स्टडी सबसे बेसिक एक रूप होता है विदेश जाने का, फॉरेन जाने का। दूसरा ऑप्शन होता है आपकी जॉब लगी है, ठीक है? तो मेरे केस में वो दोनों ही नहीं था। मैं जो फॉरेन गया हूँ अपने स्टार्टअप के थ्रू। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज आपको अगर मूव अब्रॉड भी करना है तो एक स्टार्टअप आपका जरिया बन सकता है। क्योंकि जितनी भी दुनिया है, जितना भी विदेशी कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोप हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा, कोई भी कंट्री, वो सभी लोग आज आज एक प्रोफेशनल टैलेंट्स को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनकी कंट्रीज बहुत ही छोटी छोटी हैं।
बहुत ही कम लोग हैं, और सबसे बड़ी बात उनके लोग इनोवेटिव नहीं है, इनोवेटिव इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, आई मीन लाइक, तो वो चाहते हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं, और जब हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं वो प्रोफेशनल लोगों से बढ़ाएं। और इंडियंस यूजली लॉट, वी आर सो मेनी पीपल इन 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 आवर कंट्री, और प्रोफेशनल्स भी हैं, अकल है, जुगाड़ू हैं, इनोवेशन है, टेक में अच्छे हैं, सेल्स में अच्छे हैं, कंटेंट में अच्छे हैं, तो वो इस टाइप के वीजास देते हैं। ये पॉइंट मैं इसलिए आपको कहा कि इनकी कोई इंटरेस्ट हो इस वाले में, तो ऐसे करते हैं। तो ये मैंने किया। तो हैंड्स का मैंने 1.5-2 साल तक, अभी तक मतलब मैं ही उसको चला रहा हूँ, बट अभी मैं थोड़ा सा बैक फुट पे हूँ। आई मीन लाइक बैक फुट मीन्स कि बैक सीट पे हूँ, एक्चुअली नॉट बैक फुट बट बैक सीट पे हूँ। तो मेरे जो दूसरे को फाउंडर्स हैं, मैंने दूसरा सीईओ बना दिया है, दूसरे लोग बना दिए हैं टू रन द कंपनी। क्योंकि एक कंपनी मैंने 2015 के एंड में जब हैंड्स का स्टार्ट किया था, तो 1-1.5 साल बाद ही मैंने एक और स्टार्टअप स्टार्ट किया था, जो कि क्लोथिंग, जो आपके सस्टेनेबल टेक्सटाइल होती है। जैसे सस्टेनेबल टेक्सटाइल मींस जो आपका सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स मींस ओके, जो आपके बड़े ही जो जो बड़े फैंसी टेक्सटाइल नहीं होती, जो फैब्रिक जो आपका देसी फैब्रिक है, जो बहुत प्राकृतिक फैब्रिक है, जो नेचुरल डाई और कलर से बना है, जैसे चंदेरी हो गया, खादी हो गया, और बहुत सारे हैं, मशरू हो गया, सोया सोया फैब्रिक हो गया, बनाना फैब्रिक हो गया, बैम्बू फैब्रिक। तो ये सारे सस्टेनेबल फैब्रिक आते हैं जो पानी कम लेते हैं, नेचुरल तरीके से बनते हैं, हाथ से बनते हैं, नेचुरल डाई यूज होती है, हैंड ब्लॉक वगैरह। तो इससे रिलेटेड मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था, अपना स्टार्टअप बनाया था, मेक यू ग्रीन करके, अपनी एक स्पेनिश फ्रेंड्स के साथ एंड पार्टनर के साथ। उसका आइडिया ये था कि आज जो सबसे ज्यादा जो वेस्ट है इस इंडस्ट्री में, पूरी जो दुनिया में, वो सबसे बड़ा सेकंड नंबर का जो वेस्ट है वो होता है आपके फैशन से। जो आपके क्लोथ हम जो आप सबने पहन रखे हैं, जो मैंने अभी पहन रखे हैं, क्योंकि ये डीकम्पोज नहीं होते। तो हमने एक आइडिया लाए कि भाई क्यों ना हम इंडियन देसी फैब्रिक को इस तरह से कस्टमाइज करें कि वो उससे ड्रेसेस बनाए, उसको ऐसे कस्टमाइज करें, नेचुरल डाई यूज करें, और उससे एक लाइन बनाए, फैशन लाइन बनाए वुमेन के लिए। और वो वुमेन पहने, उसको 1 साल पहने, 2 साल पहने, दे गिव इट टू बैक, वो हमको वापस दे दें, हम उनको X% पैसा वापस दे दें, और उस क्लोथिंग को डीकम्पोज कर दें। तो इससे क्या होगा, फैशन का आपका वेस्ट भी जीरो हुआ, देयर इज नो वेस्ट। ठीक है, आपने उनको एक आपने आदत डाली कि वो फैशन को रिटर्न कर दें, ठीक है, आप कपड़े पहनने के बाद। और आपने एक इनोवेटिव चीज क्या डाली कि आप उनको पैसा वापस दे रहे हो। तो जैसे 1-1.5-2 साल बाद क्या है कि जब भी वो देंगे, तो आपने उस तो इससे क्या हुआ, एक तो जीरो वेस्ट हुआ, सोशल इम्पैक्ट हुआ कि आप आर्टिशियन वीवर्स को कप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको दिया, और एक नई रेंज और एक नया प्रोडक्ट आपको मिला बिल्कुल नए फैब्रिक से, चाहे आप खादी का फैब्रिक हो, कुछ भी फैब्रिक हो। ये वाला स्टार्टअप 1 साल के अंदर हमने बेच दिया। लाइक नॉर्मली जो टर्म होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, जो टर्म राइट टर्म है, इज एग्जिट। सो वी गॉट एग्जिट बिकॉज जो जो एक फ्रेंच कंपनी थी, उन्होंने इस स्टार्टअप को बहुत ही जल्दी टाइम पे ले लिया। बहुत बड़ा एग्जिट नहीं था, बट एक सफिशिएंट एग्जिट था उसको खरीदने के लिए। तो वो एग्जिट हुआ। तो ये मेरा दूसरा एग्जिट जो मैंने बेच चुके हैं। और स्टार्टअप्स में और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जो एग्जिट होता है वो बहुत मायने रखता है। वो बहुत मायने मतलब वो एक सक्सेस का पैरामीटर होता है कि अरे इस बंदे का एग्जिट है, तो वो है। उसके बाद जो 1.5 या 2 साल से मैं एक स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है सेंसग्रास, और जिसकी बदौलत में अभी फोर्ब्स 30 अंडर 30 जो आपने देखा होगा प्रोफाइल पे, फोर्ब्स एक बहुत बड़ा मंच है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। फोर्ब्स 30 अंडर 30 सबसे बड़ा अवार्ड है। इसमें जितने भी 30 साल के से कम के जितने भी युवा उद्यमी एंटरप्रेन्योर होते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं, स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, शेफ भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी कैटेगरी, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। उसमें वो सिलेक्ट करते हैं 30 लोगों को, मतलब फोर्ब्स 30 अंडर 30 मतलब 30 लोग, 30 उम्र से कम वाले। तो उसमें मैं आया हूँ, और उसमें सेंस ग्रास की वजह से आया हूँ, जिसमें हम टेक्नोलॉजी, तो सेंस ग्रास एक एग्रीकल्चर स्टार्टअप है, जिसमें हमने एक IoT सेंसर बनाया है, और ये IoT सेंसर सॉइल का डेटा मेजर करता है। तो आई थिंक इस स्टार्टअप से आप रिलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गांव जो होता है उसमें हम एक सॉइल हेल्थ कार्ड होता है आपके पास सभी
वो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है। आप फार्मर सॉइल लेके जाता है गवर्नमेंट लैब में, वो उसकी सॉइल टेस्टिंग होती है और उसके बाद एक कार्ड मिलता है, उसमें वो रिपोर्ट्स होती हैं, ये पीएच इतना है, एन इतना, नाइट्रोजन इतना है, फास्फोरस इतना है। और वो एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें हर साल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 10-10 करोड़, 10,000 करोड़ वगैरह इन्वेस्ट करती है, पर वो बहुत आउटडेटेड मेथड है। और ये मेथड पूरी दुनिया में यही मेथड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उनकी लैब में, अपनी लैब। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए जो ट्रेडिशनल सॉइल टेस्टिंग मेथड है, उसके लिए हमने एक सेंसर बनाया, एक डिवाइस बनाई जो हमारी पेटेंटेड है। वो आपके फील्ड में लगती है और पहले सेकंड से आपका डेटा आने लग जाता है। डेटा आने लग जाता है विच मीन्स आपकी मोबाइल में आपको पता लग जाएगा कितना पीएच है, कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, क्या है। और अब अगर ज्यादा है नाइट्रोजन, ज्यादा फास्फोरस है, ज्यादा वाटर आप वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं एक्स अमाउंट से लेके, वो इंस्ट्रक्शन भी हम देंगे। तो ये वाला स्टार्टअप भी बहुत बढ़िया चला, अवार्ड्स मिले, फोर्ब्स का अवार्ड मिला, फंड्स मिले चिली की गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये सब किया, ठीक है। 3 स्टार्टअप और एक, आई थिंक दिस इज द थर्ड स्टार्टअप आई हैव फाउंडेड। और इसके अलावा पहले दिन, तो दिस इज थर्ड स्टार्टअप। इन्हीं स्टार्टअप के चक्कर में मैंने 49 कंट्रीज घूम ली हैं। बहुत जगह बोलता हूँ स्पीकर, एज ए मेंटोर। सो ये मेरी एक ओवरऑल प्रोफाइल है। एंड अभी मैं बुक्स भी लिख रहा हूँ, अंटार्कटिका जा चुका हूँ। सो दीज ऑल आर हैव डन स्टार्टअप से। जो एक पॉइंट से मुझे मोटिवेशन मिला, वो दूसरा काम किया, दूसरे पॉइंट से मोटिवेशन मिला, उसने मुझे तीसरा काम के लिए दिया। तो ये है मेरी जर्नी, ठीक है। अभी हम अब बात करेंगे कि भाई, ठीक है, सब प्रिविलेज नहीं होते, सब में कॉन्फिडेंस नहीं होता। हाउ टू फाइंड, अभी हम मेन टाइटल पे जाएंगे कि हाउ टू फाइंड एंटरप्रेन्योर इन यू। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक सबसे क्लियर कहानी बता दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप कहीं आपको सिखाई नहीं जाएगी। आप सभी, अगर सभी नहीं हो तो मेजोरिटी आप गांधी फेलोशिप वाले बंदे हैं, ठीक है। कुछ गांधी फेलोशिप वालों को मैं जानता हूँ, उनकी जितना मेरी मेरी को बहुत नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरे टाइम पे इतनी भी फेलोशिप थी वो आई नहीं थी। अभी तो बहुत सारी फेलोशिप आ चुकी है, अशोका गांधी, लॉर्ड ऑफ फेलोशिप। तो उस गांधी फेलोशिप में मैं जितना जानता हूँ, मुझे लगता है कि एक 6 महीने का, 3 महीने का कुछ आपका टर्म होता है, जिसमें आप गाँव में जाते हैं, एक प्रोजेक्ट उठाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, राइट। और कुछ प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, और फिर चाहे वो किसी भी टॉपिक हो सकता है, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट वगैरह। तो मैं 1-2 गांधी फेलोशिप को जानता हूँ, जिन्होंने ये 6 महीने, 3 महीने का जो इंटर्नशिप वाला, जो फेलोशिप वाला पीरियड है, उसको बड़े ही बेखूबी तरीके से लिया। और उन्होंने अपने एक छोटा सा स्टार्टअप उधर से ही, गांव में जब वो गए तो उधर से उनको अकल आई और वो आ गए। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो आपको किसी क्लासरूम में नहीं पढ़ाई जाएगी, वो आपको किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाई जाएगी। मान लो पढ़ाई, आजकल काफी कोर्स आ गए हैं, बैचलर इन एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह। तो वो उसी तरह से पढ़ाए जाएंगे जो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा रहे हैं, या बैचलर ऑफ आर्ट्स करा रहे हैं, बैचलर ऑफ फिलोसफी करा रहे हैं। वो बिल्कुल उसी तरह से हैं। आपको जो इंसाइट है या जो रियल आउटकम है, वो आपको फील्ड में जाके पता लगेगा। दिस इज एक थिंग। अच्छा गाइज, जस्ट वन थिंग, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप या तो चैट में लिख दीजिएगा या आप सीधे बोल पड़िएगा। कोई इश्यू नहीं है, अपन उसको ले लेंगे, किसी को कोई क्वेरीज हो, स्पेसिफिक पॉइंट अगर आपको डिस्कस करना हो तो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये तो बोला तुम अपना देखो। चलिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अभी हमको ये देखना है कि लाइक एंटरप्रेन्योरशिप को हम, कौन एंटरप्रेन्योर होता है, कौन अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है, कौन बुरा। बिजनेस में ये होता है कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो आपकी एक पृष्ठभूमि होती है, आपका एक बैकग्राउंड होता है, आपको एक अच्छी खासी धनराशि चाहिए होता है, जिसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। और आप उसको एक ट्रेडिशनल वे में करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे आपका वो शॉप हो, चाहे आपका गोदाम हो, वेयर हाउस हो। जो स्टार्टअप होता है, जो डिफरेंस एक नॉर्मल बिजनेस में और एक स्टार्टअप में, जो स्टार्टअप होता है वो जीरो जीरो पूंजी से स्टार्ट हो सकता है। उसके लिए आपको, अगर आप ये दिमाग में लेके चल रहे हैं, यार मुझे तो
1 लाख 1 करोड़ रुपए की धनराशि चाहिए तभी स्टार्टअप चालू होगा, तो वो आप भूल जाइए, ये 0 रुपए से स्टार्ट हो सकता है। तो टेक्निकली जो मैंने स्टार्ट किया था, मेरे जेब में भले ही 28-30 हजार रुपए थे उस टाइम, बट टेक्निक परफेक्ट। हेलो। ओके। हाँ, सो टेक्निकली जो मेरी जर्नी थी वो तो जीरो हो, शून्य आपके कैपिटल से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मैंने वेबसाइट थी वो अपने भाई से बनवा ली थी। कोई ऑफिस था नहीं, कोई हायरिंग मैंने की नहीं थी, यहाँ तक कि मुझे तो को फाउंडर्स भी नहीं मिले थे। एक स्टार्टअप में, एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, एक टीम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और जो टीम होती है वो आपको एक दूसरे को, अगर एक बिजनेस में 3 तरह के काम हैं और 3 आपके को फाउंडर्स हैं, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पहला पॉइंट। और वो आपको हायरिंग, जैसे अब जो एक टीम होती है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है, हालांकि मैंने जो अपने दोनों स्टार्टअप किए हैं, 3 किए थे पर एक बिक गया, जो अभी जो करंट 2 स्टार्टअप है वो मैंने अपने सोलो, जिसको सोलो फाउंडर कहते हैं, मैंने अपने आप अकेले स्टार्ट किए हैं। और उसके बाद मुझे टीम मिली। नॉर्मली क्या होता है, एक नॉर्मल केस में वो पहले ही 3 दोस्त होते हैं या 3 जानकार होते हैं या 3 फाउंडर होते हैं, जानकार भी नहीं हो, स्ट्रेंजर हो, बट 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। नॉर्मली एक टीम होती है जिसको को फाउंडर्स कहते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि एक तो मान लो जैसे 5 लाख रुपए की जरूरत है और 3 बंद हैं, तो एक एक 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपका जो कैपिटल है वो आ गया। ठीक है, अब आप अकेले 5 लाख नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, 3 को फाउंडर है, उन्होंने एक एक 1.5 2 लाख डाल दी, तो वो एक एक इन्वेस्टमेंट आ गया। दूसरी बात, आपको एक कंपनी चलाने में, एक स्टार्टअप चलाने में ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक टेक्नोलॉजी वाले बंदे की चाहिए या सिर्फ सेल्स की चाहिए। उसमें आपको, आप हायरिंग कर नहीं सकते, आप हायरिंग करोगे तो आपका और फिर एक्सपेंस लगेगा। तो उसमें 3 बंदे आए, 3 अलग अलग पृष्ठभूमि के बैकग्राउंड के, एक सेल्स संभाल रहा है, एक बिजनेस संभाल रहा है और एक टेक्नोलॉजी संभाल रहा है। तो वो आपकी एक समस्या हो गई। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक आपने, टीम ने एक स्टार्टअप को बिल्ड किया, टीम ने एक प्रोडक्ट को बिल्ड किया, जब आप उसको मार्केट में लेके जाओगे या उसको आप जब इन्वेस्टर्स के पास पास में लेके जाओगे, तो उसको आप, वो आपको ट्रस्ट करेगा, वो बोलेगा कि हाँ यार, ये एक बंदा अकेला नहीं है, ये 3 लोगों की कंपनी है, तो कल को, आज मैं इसको पैसा दूंगा, आज मैं इसमें 1 करोड़ रुपए लगाऊंगा, तो ये 3 बंदे उसको, प्रोडक्ट को बिल्ड बनाएंगे, और मान लो एक भग भी गया तो 2 हैं, 2 भग भी गए, तीसरा। चलो एक क्वेश्चन आया है, हाँ, हाउ कैन चूज व्हिच कॉन्सेप्ट। Okay, perfect. So there is a question from Jennifer, that how can we choose which concept to start on, and how was your reasons to set up done? So this is a wonderful question. So Jennifer, can you hear me? Do you speak, do you understand Hindi, or I'll give you explanation in Yeah, English? I can hear you. I can hear you. Can you, do you understand Hindi? Hello. Language. Do you understand Hindi, right? Perfect. Because you have an interesting question. So Hindi and English also I do. okay, perfect. So I'll try to give you answer in both, right? So the other people can get benefit as well. So Jennifer asked, how we choose, how to choose the concept, like what concept we should start the startup, and how was your reason to set up them. So Jennifer पूछ रही है कि हम आइडिया, आई थिंक आइडिया कैसे स्टार्ट करें, लाइक कि जैसे मैंने क्राफ्ट किया, फिर एग्रीकल्चर में गया, तो आई थिंक, लुक वेरी फ्रेंकली, देयर इज नो थंब रूल। इसका कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, कोई कोड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको क्या स्टार्ट करना है। तो इसके कई कई पॉइंट्स होते हैं, जो मैंने रियलाइज किए हैं, जो मैं जानता हूँ, कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपने अपने को एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने क्राफ्ट को चुना, तो मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता हूँ, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग नहीं है, तो मैं कोड नहीं कर सकता, ठीक है। मैं कोडिंग नहीं कर सकता, तो मैं खुद प्रोडक्ट बिल्ड नहीं कर सकता अगर वो टेक से फोकस है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग क्या सोचते हैं, जैसे आप में से काफी लोग होंगे, वो शायद बीए कर रहे होंगे, एमए कर रहे होंगे, बीकॉम कर रहे होंगे, ठीक है, या बीएससी भी मान लो कर रहे होंगे, या जैसे मेरी तरह बायो के होंगे, नॉट इंजीनियरिंग नहीं होंगे सारे।
तो अब आप लोग सोचते होंगे यार सर मेरा तो टेक बैकग्राउंड नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक ऐप बने और उस ऐप से सब ब्लड डोनेट वाले कलेक्ट हो जाएं या सारे गांव वाले कनेक्ट हो जाएं मिल्क की सप्लाई के लिए। तो एक ये बहुत बड़ा मिथ है, देयर इज ए मिसकंसेप्शन कि अगर आप टेक नहीं है तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते या एंटरप्रेन्योर ही नहीं बन सकते। तो वो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन आप बिल्कुल भूल जाइए। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, यू नो आप कुछ भी हो, ठीक है, टैग बैकग्राउंड आपका कुछ भी हो, पहली बात वो आपको एंटरप्रेन्योर बनने से नहीं रोक सकता, पहली बात। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन ऑफ जेनिफर आज हाउ टू डिसाइड व्हाट आइडिया वी हैव टू स्टार्ट, कि कौन सा आइडिया को हम करें। तो इसका कोई थंब रूल नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे मैंने आपको कहा। अब क्या होता है कि ये आइडिया डिसाइड करने के लिए कई सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, ट्रिगर पॉइंट होते हैं। ट्रिगर पॉइंट मतलब कि वो आपको ट्रिगर करते हैं कि यार हाँ मेरे को ये स्टार्ट करना है। जब मैंने क्राफ्ट का स्टार्ट किया तो मेरे साथ 2-3 पॉइंट थे। एक तो मेरे को क्राफ्ट से, कल्चर से, हिस्ट्री से लगाव बहुत है। मैं मुझे ट्रेवल बहुत पसंद है। सो ड्यूरिंग मेरा ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन और बिटवीन दिस मैं बहुत जगह ट्रेवल किया था इंडिया में, ठीक है। उस टाइम मैंने अब्रॉड थोड़ा ट्रेवल किया था, बट मोस्टली इंडिया में ट्रेवल किया था। तो मेरे को ये एहसास हुआ कि यार इंडिया इतना बड़ा है, इंडिया में इतनी सारी क्राफ्ट फॉर्म है, इतने लोग कर भी रहे हैं, उसके बाद भी जो रियल क्राफ्ट है वो बाहर निकल के नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरा पॉइंट मेरा था जो जिसने मुझे ट्रिगर किया हैंड स्टार्ट करने के लिए, क्राफ्ट स्टार्ट करने के लिए, कि हम जब हम विदेश जाते हैं या विदेश नहीं भी जाते तो हम बोलते हैं अरे यार दिस इज मेड इन पेरिस, दिस इज मेड इन इटली, दिस मेड इन न्यूयॉर्क, व्हाई नॉट मेड इन इंडिया। हम अपने जो इतने प्यारे प्यारे क्राफ्ट हैं जिनकी इतनी डिमांड है, उस डिमांड को हम फुलफिल भी नहीं कर पा रहे। तो क्या प्रॉब्लम है कि इतनी डिमांड होने के बाद, दुनिया भर में इतने आर्टिशियन इंडिया में होने के बाद, इतनी कंपनियां काम करने के बाद भी वो हम डिमांड को फुलफिल नहीं, क्योंकि डिमांड उस टाइम प्रोडक्ट की नहीं थी, डिमांड थी राइट प्रोडक्ट की। डिमांड ये नहीं थी कि मुझे मधुबनी पेंटिंग चाहिए या मुझे लेदर के बैग चाहिए या मुझे चंदेरी साड़ी चाहिए। डिमांड थी कि मुझे उस टाइप की चंदेरी साड़ी चाहिए, उस क्वालिटी में चाहिए, उस डिजाइन में चाहिए, ये डिमांड थी। हम सोच रहे कि डिमांड तो इतनी सारी थी, हम डिमांड फुलफिल नहीं, डिमांड हमेशा होती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो ये सारे पॉइंट एक ट्रिगर बने मेरे लिए उस हैंड स्कार्ट को स्टार्ट करने के लिए। जब मैंने सेंस क्लास को किया जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अगेन अब आप देख लो कि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, इंटर रिलेटेड नहीं है, चाहे क्राफ्ट हो या एग्रीकल्चर हो। तो आई थिंक एक जो मिसकंसेप्शन अगेन है जेनिफर, देयर इज अनदर मिसकंसेप्शन दैट पीपल यूजुअली से, इफ यू आर फ्रॉम बायोटेक, इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इफ यू आर बीए, you should start something which is related to your background, right? Whether it's mechanical, electronic or computer science, no. So that's not required at all. आपको अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड जरूरी नहीं कि वो स्टार्ट हो। दूसरा पॉइंट होता है कई बार आपको चीजें हिट करती हैं। सो फॉर एग्जांपल हिट कैसे करती हैं कि भाई ओयो रूम है, फॉर एग्जांपल ओयो रूम। अभी मैं गया सिटी में, मैं देखा, मैं गांव में गया, चलो सिटी में तो ओयो रूम है, रूम मिल जाते हैं। मैं अब गांव में गया, जैसे लेट्स से अब मुझे गांव में रुकने की जगह नहीं मिली। गांव में जो सबसे जो सही रुकने की जगह मिली वो 30 किलोमीटर दूर एक सिटी थी जहाँ पे ओयो रूम था। अब मैं गांव में गया, गांव में ओयो रूम वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? गांव में अगर मुझे रखना और दिन बिताने तो मेरे को किसी से स्टे मांगना पड़ेगा और मेरे को कुछ ऑप्शन, वरना गांव में यूजली धर्मशालाएं होती हैं पर वो भी सब जगह नहीं होती। टिपिकल गांव की बात कर रहा हूँ। तो लेट्स अज्यूम इफ यू प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग विद दी ओयू रूम फॉर रूरल एरिया, ओयो रूम एक गांव के लिए, तो ये बहुत बड़ा। तो नॉर्मली जो ट्रिगर करता है, नॉर्मली जो सबसे बड़ा रीजन मैंने देखा है कि लोग स्टार्टअप कैसे करते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है या क्या स्टार्टअप बनाना है, वो पॉइंट उनको ट्रिगर किया है। फॉर एग्जांपल उबर, सो द पीपल हु हैव स्टार्टेड उबर जो टैक्सी है, वो उनके जो फाउंडर्स की जो स्टोरी है, उन्होंने कहा था कि यार हमने एक दिन यूएस में थे और हमारे देश में थे, हमने देखा कि यार हमारे पास कार नहीं थी, आज जैसे मेरे पास कार नहीं, आपके पास कार नहीं, अगर आपको अब कहीं जाना है तो आपने देखा यार मुझे टैक्सी हायर करनी, नॉर्मली टैक्सी होती थी, टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव होती थी। एक तो ये प्रॉब्लम था और हमको टैक्सी मिली नहीं, ठीक है, वो बहुत एक्सपेंसिव। तो उन्होंने उबर स्टार्ट की, उबर को अफोर्डेबल टैक्सी बनाई कि भाई अगर आपकी कार है जिसको आप 2 घंटे चलाते हो पूरे महीने में, तो आप उसको उबर में लगा। तो जो मेन जो एक फॉर्मूला जिसको हम कह सकते हैं, वैसे तो फॉर्मूला कोई होता नहीं है, पर लेट्स से कि जो क्लोजेस्ट फॉर्मूला होता है कि स्टार्टअप कैसे चुने, वो स्टार्टअप आपकी स्टोरी से आता है। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ने घेरा है,
there's some problem which have make you feel that okay, now this is something you need to start. तो ऐसे करके वो प्रॉब्लम होता है. दूसरा पॉइंट होता है समटाइम्स, जैसे मैंने आपको कहा कि यार आपको बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, आप कोई से भी बैकग्राउंड से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो. कुछ लोग जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि अगर मेरा ये बैकग्राउंड है, मैं मेडिसिन से हूं, तो चलो क्यों ना हेल्थ टेक स्टार्टअप किया जाए, हेल्थ से रिलेटेड किया जाए. तो ये दूसरा पॉइंट होता है. ठीक है. तीसरा पॉइंट होता है मेरे जैसा लोग, जो मेरा पॉइंट है कि मैं कैसे आइडिया चुनता हूँ. तो मेरे लिए दो तीन तरीके पॉइंट हैं जो मेरा आइडिया चुनने के लिए. आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ आई चूज माय आइडियाज, राइट. तो मेरा आइडिया है कि आई हैव टू कंसीडर 2 पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट हाउ बिग इज द मार्केट एंड हाउ अनटच्ड द मार्केट. कि एक तो मार्केट कितना बड़ा है, उसमें कितना सोशल इम्पैक्ट किया जा सकता है, और वो मार्केट में इनोवेशन कितना कम है. जैसे एग्रीकल्चर जब मैंने स्टार्ट किया था, तो एग्रीकल्चर, इंडिया से एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, और ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया भर की. ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वो दुनिया भर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. तो अब आप देख लो, अगर आप मान लो आपके 10,000 कॉम्पिटिशन भी हो, कॉम्पिटिटर हो इस पूरी, आपके पास मार्केट इतना है कि सारे के सारे 10,000 को कस्टमर्स मिलेंगे, सारे के सारे 10,000 स्टार्टअप्स को उनका ब्रेड एंड बटर मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा. सो आई थिंक दिस इज माय पॉइंट. ठीक है. दूसरा जो ये एक मार्केट नहीं होता, कई बार मार्केट इतना बड़ा होता है, डजंट मीन कि आप उसमें स्टार्टअप करने लगे. दूसरा पॉइंट ये था कि एग्रीकल्चर मैंने देखा ओके मार्केट बहुत बड़ा है. दूसरा, ये एक इंडस्ट्री ऐसी है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कभी आप रिसेशन नहीं देखोगे. ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी. आज कोरोना वायरस है, आज कोविड है, पूरी दुनिया ब्लॉक्ड है, पूरी दुनिया इज लॉकडाउन, राइट. बट स्टिल एग्रीकल्चर इज, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. खेती होगी, फूड उगेगा, क्रॉप उगेगी, तो ये कभी बंद नहीं होगी. वर्ल्ड वार होगा तो भी आपकी खेती चलती रहेगी. तो इसमें कभी रिसेशन नहीं आता. ठीक है. दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट, कि इसमें इनोवेशन की बहुत कमी थी. जो ये एग्रीकल्चर, अभी आपने कुछ, मैं उस इंडस्ट्री हूं, तो मैं आपको एक आई एम गिविंग यू इनसाइट. इन द लास्ट 4-5 ईयर दैट स्टार्टेड, एग्रीकल्चर में डिमांड होने लगी. अदरवाइज तो एग्रीकल्चर में इनोवेशन बहुत कम था. उसमें लोग आने से डरते थे क्योंकि वो उसको रूरल मार्केट टाइप का मानते थे. तो ये सारी चीजें मैंने देखी. मैंने देखा यार मैं फर्स्ट मूवर कहाँ पे बन सकता हूँ. क्या टेक्नोलॉजी या लेट्स से टैक्सी शेयरिंग, तो वैसे ही क्राउडेड मार्केट है, उसमें पहले ही कॉम्पिटिटर हो गए, तो मैंने इसको नहीं चुना. तो जो मेरे जैसे लोग हैं, जो जिनको किसी ने ट्रिगर नहीं किया, जिनको कोई प्रॉब्लम ने फेस नहीं किया, वो ऐसे आइडिया चुनते हैं. तो आइडिया, आई थिंक आइडिया चुनने में भी आपको क्या है, एक हमारा मिसकंसेप्शन है कि आइडिया वो ही हो जो आपका बैकग्राउंड हो. भाई अगर आप शेफ हो तो आप होटल और रेस्टोरेंट खोलो, अगर आप डॉक्टर हो तो आप मेडिसिन से, नो. तो एक ये मिसकंसेप्शन है. ये ठीक है, ये कई बार आपको यूजफुल होता है, बट ये जरूरी नहीं कि यही हो. तो आई थिंक, आई होप दिस इज क्लेरिफाइड योर आंसर, जेनिफर. सो नाउ वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस. ओके, परफेक्ट. सो अपन क्वेश्चंस लेते हैं क्योंकि मैंने काफी कुछ बोल लिया है. Yes, विशाल का one question है, how you select the artist in the starting of autos. Okay, एक मलिका हसन है. she has asked, hello. सर विशाल जायसवाल सर. हाँ विशाल बोलो. जी सर नमस्कार. मैं भी सर एक एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब मैं एक अपनी कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता हूँ. बिल्कुल सर. जो एक आईटी कंपनी में, मतलब मेरा एमएससी इन कंप्यूटर साइंस है बैकग्राउंड. तो मैं थोड़ा अपने मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हूँ, आईटी से रिलेटेड हूँ. तो मेरा मन करता है कि मैं कुछ आईटी कंपनी को स्टैब्लिश करूँ. इसके लिए मैंने जब मैं पढ़ाई करता था एमएससी, तो मैंने इंटर्नशिप के लिए बहुत मैं दौड़ता था कि कहीं इंटर्नशिप के लिए मिल जाए. जो मुझे प्रॉब्लम, आपने कहा कि जब किसी के सामने प्रॉब्लम होती है तब उसके दिमाग में आइडिया जाता है. तो मेरे लिए भी मैंने सोचा कि कोई इंटर्नशिप मिल जाए या फिर कहीं पार्ट टाइम जॉब मिल जाए किसी आईटी से रिलेटेड. तो मुझे नहीं मिल पाया था. मैंने बहुत ढूंढा, इलाहाबाद में ढूंढा, बनारस में ढूंढा, और मुझे काफी प्रॉब्लम हुआ. तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों मैं ऐसा कंपनी स्टेब्लिश करूं जिसमें कि स्टूडेंट से ही वर्क भी लूं और उनको इंटर्नशिप भी करा सकूं. तो अभी मैं सर लगभग वेबसाइट भी बना चुका हूं कंपनी का, टीम भी बना चुका हूं, ऐप भी है, और कई प्रोजेक्ट भी ऐसे हैं जो मिले हैं. सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी ऐप मिला है, डिपार्टमेंट की वेबसाइट मिला है, कई एनजीओ की वेबसाइट भी बनाया. और अभी सर लॉकडाउन के दौरान मैं एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा हूँ जिसमें कि 50 लोगों ने रजिस्टर किया है. और मैं उनको हर दिन एक सेशन होता है, कभी वेब डेवलपमेंट पे, कभी एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे, और एक नेटवर्क बिल्ड किया हूँ.
और सर ये मेरा करने का पर्पज ये था कि ये जो टाइम है, इस टाइम में हमारी एक मार्केटिंग भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो हमारी जो कंपनी के अगर थ्रू कराते हैं तो हमारी एक मार्केटिंग हो जाएगी और लोग ज्यादा इस टाइम इंटरेस्टेड लेंगे, तो हमको और हमारा भी टाइम सही जगह यूटिलाइज होगा। अब सर आता है कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, तो प्रॉब्लम सर दो जगह, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से स्टार्ट करें, किससे बात करें इसमें, और दूसरा दिक्कत आता है हमें टाइमिंग की, कि टाइमिंग मतलब टाइमिंग की टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें। तो इसलिए मैं गांधी फेलोशिप ज्वाइन करने का मेरा यह पर्पस था कि मेरा, क्योंकि सीनियर इंजीनियरिंग पोस्ट पे हुआ था प्लेसमेंट, लेकिन मैं उसको छोड़ दिया और मैं गांधी फेलोशिप ज्वाइन किया। गांधी फेलोशिप में टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और खुद को रिप्रेजेंट करना, तो ये सब यहाँ पे सीख पा रहा हूँ। तो मेरा एम है कि 2 साल तक मैं यहाँ पे सीखूं, साथ में अपनी कंपनी में जो सोचा हूँ उस पर धीरे धीरे कुछ काम करता रहूं, और उसके बाद मैं अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करूं। तो सर कैसे मैं मतलब मैनेज करूं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं तो मैं और क्लियर समझ। परफेक्ट विशाल, सो आई थिंक थैंक्स क्वेश्चन के लिए, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। तो अभी आपने देखा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि भाई प्रॉब्लम अभी सबसे बड़ी पूरी दुनिया एक प्रॉब्लम से झेल रही है, वो है कोरोना वायरस, ठीक है। अभी पूरा दुनिया बंद है, राइट। चाहे जो इंडिया में जो कॉर्पोरेट आपको 1 मिनट की छुट्टी नहीं देता, आपकी शादी की लिए छुट्टी नहीं देता, आपके मरने की छुट्टी नहीं देता, आज वो सब बंद करके बैठे क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं। तो विशाल ने जो एक क्वेश्चन पूछा, इंटर्नशिप, इंटर्नशिप जब हम हमारे टाइम पे थी, तो हमारे टाइम पे इंटर्नशिप को ढूंढना और सही इंटर्नशिप ढूंढना बहुत डिफिकल्ट था। और ये तो मैं अपनी बता रहा हूँ, जो अभी लेट 80s का स्टूडेंट हूँ, राइट। अभी उससे पहले तो इंटर्नशिप ढूंढना, एक राइट इंटर्नशिप करना, और वो भी इंटर्नशिप फ्रॉम होम करना, तो अब ये एक बहुत बड़ी नीड हो गई, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब आप उसको सॉल्व करोगे। तो अब विशाल ने बोला कि भाई मेरे को पता है कि मेरे को इंटर्नशिप वाला आइडिया करना है, इंटर्नशिप भी इस टाइप की फेलोशिप गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड ऑल में करना है। उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने आइडिया रिफाइन कर लिया, ठीक है, वो थोड़ा और रिफाइन कर लेंगे, बट उनका इशू है कि फाइनेंशियल। तो अभी सबसे पहले आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उसको मैं आई थिंक मैं क्लब कर देता हूँ, और उसको क्लब करके मैं एक आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप थोड़ा बहुत अपना सेविंग रखो, 10, 20, 25 हजार, 50 हजार, 1 लाख, वॉट एवर यू हैव सेविंग, ठीक है, पहली बार। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आप अपने गांठ बांध लीजिए कि जितना कम से कम जो 99%, आज आपको मैं बता रहा हूँ, एक फैक्ट दे रहा हूँ, जो 99% स्टार्टअप, 98-99% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। और वो फेल इसलिए नहीं होते कि उनको पैसा नहीं मिला या बहुत ज्यादा मिला, वो फेल इसलिए होते हैं, उसके कई रीजन होते हैं। और एक जो अच्छा रीजन है, जो लोग बोलते हैं कि ये मेरा रीजन था, मुझे फंडिंग नहीं मिली, कि उनको फंडिंग नहीं मिली। ये एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स देखता हूँ। आज मेरा स्टार्टअप्स, टचवुड, दोनों तीनों स्टार्टअप फाइनेंशियल इस पोजीशन इज वेरी गुड। वी हैव रेज मिलियंस ऑफ फंड्स, लाइक ओवरऑल इन माय ऑल 2-3 स्टार्टअप में आई हैव रेज मोर देन $5 मिलियन, राइट, जो 30 करोड़ होते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने सेंसबास के लिए किया। बट अगर अब आप मुझे आज भी देखोगे, मैंने आपको क्या कहा कि आज भी मैं जब इंडिया आता हूँ, तो मैं जयपुर में, जो मेरा होम टाउन है, आज मैं अपने इस कमरे से बैठ के, इस डेस्क पे बैठ के, जो मेरे सामने लैपटॉप है, इससे काम करता हूँ, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तक आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं हो, आप उस पर खर्चा मत करो। आजकल जो स्टार्टअप्स में हो रहा है ना, चाहे वो इंडियन हो या ब्रॉड हो, वो क्या करते हैं, सबसे पहले उन्होंने स्टार्टअप खोला, वो मानते हैं कि भाई स्टार्टअप आइडिया से कुछ नहीं होगा, जब तक एक हम फैंसी ऑफिस नहीं लेंगे, जब तक हम 5 लोगों को हायर नहीं करेंगे, जब तक हम कंप्यूटर ये नहीं खरीदेंगे। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने दुकान चालू होने से पहले ही खर्चे कर दिए। अरे भाई, वो इंटर्न है। आज मेरी टीम में कम से कम 10-12 इंटर्न काम करते हैं हमेशा। इंटर्न्स हैं, सबसे पहले मेरे को इंटर्न की जरूरत है, वो आज ठीक है, वो एक उतने क्वालिफाइड नहीं होते एक प्रॉपर डेवलपर की और एम्प्लॉयमेंट की तरह। बट अगर आपका वो 30% भी काम कर रहे हैं, तो आपका रिसोर्स बच रहा है, वो फ्री में काम करते हैं, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन है। आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, आपका वो काम कर रहे हैं, आपका एक फायदा हो रहा है, आप उनको एक सर्टिफिकेट, आप उनको एक्सपीरियंस दे रहे हो, तो इट्स ए विन विन सिचुएशन, ठीक है। उनको उनको सबसे बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। तो आप इंटर्न्स को हायर करो, जो विशाल का आइडिया, ठीक है। दूसरी बात, आप जितना कम से कम अपनी कॉस्ट कटिंग हो सको अपने फाइनेंशियल की,
वो करो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो स्टार्टअप्स में देखी है, वो लोग चालू करने से पहले ही इतना खर्चा कर देते हैं कि आपको रिकवर करने में समस्या आती है और आप फिर ब्लेम करते हो कि मुझे फंडिंग नहीं मिला। अरे भैया, फंडिंग तो बात की बात है, आप पहले 1 साल तक 6 महीने तक जो आपका खर्चा पानी है उससे स्टार्ट करो, आप उसको वैलिडेशन करो, उसके बाद जाओ। अभी एक लास्ट पॉइंट में विशाल का ले लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। विशाल, कि फंडिंग कैसे लूं? तो अभी आपको मैं बताऊं, आप एक बहुत अच्छे टाइम में हो स्टार्टअप के। इस टाइम दुनिया भर में बहुत सारे फंडिंग के ऑप्शन हैं, खासकर इंडिया में अगर आप बात करें, बहुत सारी ग्रांट्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट खुद ग्रांट देती है। आज तक जो विदेश में, मेरा जो रीजन था विदेश में स्टार्ट करने का नाल, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट्स बहुत पैसा देती हैं, और वो गवर्नमेंट हर आदमी को एक मिनिमम होता है ना कि भाई 20-25 लाख रुपए देती है स्टार्ट करने लगे। वो दे सकते हैं, वो इसलिए दे सकते हैं कि यार वो 1 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हैं, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हैं। वो अगर सबको भी दें तो वो इंडिया में हम नहीं दे सकते सबको। अगर इंडिया में देने लग जाएंगे तो 5 लाख रुपए लेंगे, जेब में रखेंगे और बंद करके चले जाएंगे। तो इंडिया में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ये पहली गवर्नमेंट है जिसने स्टार्ट किया स्टार्टअप इंडिया फंड है। तो और खासकर लोन्स हैं, लोन्स लेना भी कोई बुरा नहीं है। मैंने आज तक लोन नहीं लिया, पर आई थिंक अगर लोन है तो लोन। तो ये सारे फंडिंग के ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा विदेशों में बहुत ग्रांट्स होती हैं। ग्रांट्स क्या होती हैं? ये होती है ग्रांट्स, एक ग्रांट सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फंडिंग का सोर्स है। और ग्रांट्स का मतलब है, ये एक तरह से चैरिटी। इसमें जीरो इक्विटी, आपकी कोई इक्विटी नहीं लेते बिजनेस में, आपका कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, और वो सोशल इम्पैक्ट वालों के बिजनेस के लिए होता है कि भाई एक विशाल ने अपने गांव में यंग स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप का एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप खोला, तो उसको ग्रांट मिलेगी। दुनिया भर की ग्रांट सोर्स हैं, ठीक है। उसको अप्लाई करना पड़ता है, ऑफ कोर्स कंपटीशन होता है, पर आप अप्लाई कीजिए, एक बार 2 बार, और बहुत सारे। तो ये बहुत सारे सोर्स हैं, अलग अलग तरह के सोर्स हैं। एक बार आपने ग्रांट्स मिली, एक बार आपने स्टेबल कर दिया, आपके पास ट्रैक्शन है, सेल्स है, फिर उसके बाद डिफरेंट एक्सीलेटर्स हो गए। आजकल बहुत सारे एक्सीलेटर हैं, इंक्यूबेटर है। एक्सीलेटर, इंक्यूबेटर एक तरह से संस्थाएं होती हैं, प्राइवेट संस्थाएं, जो आपको लेती हैं, फिर आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कराती हैं, थोड़ा फंडिंग देती हैं, थोड़ा इक्विटी लेती हैं। कुछ एक्सीलेटर इंक्यूबेटर फंडिंग नहीं देते, कुछ एक्सीलेटर इंक्यूबेटर फंडिंग देते हैं, कुछ इक्विटी लेते हैं, कुछ इक्विटी नहीं लेते। तो ऐसे हर स्टेट में, आज हर सिटी में, हर स्टेट में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जो फंडिंग्स वगैरह वगैरह वो देती हैं। तो ये आपका आई थिंक आंसर का सवाल है। एक मल्लिका ने क्वेश्चन पूछा है, एक बार अपन क्वेश्चंस ले लेते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं और हमारा टाइम भी बहुत कम है। तो एक मल्लिका का क्वेश्चन है, हाउ यू सिलेक्ट द आर्टिशियन इन द स्टार्टिंग टाइम, व्हाट वाज देयर प्रोसेस? वंडरफुल। तो मल्लिका, हमारा, आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी, राइट? सो आर्टिस्ट को हम, जो आर्टिशियंस को हम सिलेक्ट करते थे थ्रू ए डिफरेंट मॉडल। हमारा मॉडल ये था कि एक तो मेरा 2-3 मेरे जो वैल्यूज कहते हैं ना, वैल्यूज या रूल्स इन कंपनी में, वो क्लियर थे। मेरा एक वैल्यू था और मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल था कंपनी में, कि मैं किसी भी एनजीओ के साथ काम नहीं करूंगा, मैं किसी भी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इंडिविजुअल आर्टिशियन के साथ काम करूंगा। तो आप मानोगे नहीं, मैंने 10,000 ज्यादा किलोमीटर, मेरा मेरा और मेरा एक फ्रेंड है, शायद इस चैट में है भी, मेरे एक पार्टनर अश्विनी जी। तो हम खुद जाते थे, हम स्कूटर पे, हम बस में, हम जो भी हमको साधन मिलता था हम ट्रेवल करते थे। बंगाल, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, हम एक एक आर्टिशियन के साथ जाते थे, गांव गांव के अंदर जाते थे और पूछते थे। गूगल रिसर्च बहुत जरूरी है। तो हमारा जो सिलेक्शन था वो ये था कि एक यूनिक आर्ट हो, यूनिक आर्ट हो जो और कोई लोग नहीं कर रहे, वो प्रोडक्ट हो जो सेल हो, ठीक है, जो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट हो। जैसे मैंने आपको बैग का उदाहरण दिया। अब बैग ऐसी चीज है यार, बैग तो हर किसी को चाहिए, लेदर बैग हो, क्लोथिंग बैग हो, वो हर किसी को चाहिए, तो इट्स इजीली सेलेबल, ठीक है। आप कोई टॉय लेके जाओ या कोई डेकोरेशन का आइटम लेके जाओ, तो वो आपकी दूसरी नीड होगी, दिस इज नॉट ए बेसिक नीड। तो शायद वो फिर भी नहीं बिके, पर बैग हुआ या आपका स्टॉल हुआ, स्कार्फ हुआ, शर्ट हुई, तो ये यार बेसिक। तो हमारा जो आर्टिशियन सिलेक्ट करने का था, बहुत सारे पैरामीटर्स थे, बट ये कुछ पैरामीटर ऐसे थे जिनको हम सिलेक्ट करते थे कि यूनिक आर्ट हो और सेलेबल हो, बहुत बेसिक प्रोडक्ट हो जो हर घर की नीड होती है। तो हमने उस आर्ट को ही एक बेसिक प्रोडक्ट की तरह बेचा। जैसे पॉटरी हो गई, ब्लू पॉटरी हो गई। अब कप, हर घर में कप की जरूरत होती है, हर घर में प्लेट की जरूरत होती है। अब ब्लू पॉटरी को आपने इस तरह से बनाया कि वो प्रोडक्ट आपके काम आ गए, ठीक है। तो ये आई थिंक दिस इज आंसर, हाउ टू फाइंड द यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन इन आवर आइडिया बाय प्री रिसर्च, मार्केट सर्वे, एक्सपर्ट गाइडेंस। ओके, हाँ निश्चित, आई थिंक यू हैव आस्क्ड अबाउट द यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। आई थिंक
दो पॉइंट इसमें भी मैं 2 पॉइंट क्विकली ऐड करूंगा। तो एक तो क्या होता है कि हाँ, एक एक अनदर मिसकंसेप्शन ये होता है कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप चालू करना चाहता है, वो हमेशा ये सोचता है अरे यार ये तो पहले हो रखा है, ये तो पहले हो रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन, अरे यार ये तो पहले हो रखा है। आर्ट आर्ट अगर यही सोच के अगर मैं रुक जाता कि भाई क्राफ्ट तो 10,000 कंपनी कर रही है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं जिनके पास अरबों रुपए हैं, करोड़ों रुपए, अगर मैं ये सोच के उसी टाइम रुक जाता तो मेरा स्टार्टअप भी नहीं चलता। तो एक मिसकंसेप्शन ये है कि हर 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 तो आप आइडिया को इवेल्युएट मत करो कि भाई आइडिया यूनिक होना चाहिए, आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स ये रिक्वायरमेंट है, बट आप एक नॉर्मल आइडिया को यूनिक और इनोवेटिव बना सकते हो, आपका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। तो मैंने क्राफ्ट चुना, उसके बाद मैंने यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन निकाले, जो यूनिकनेस निकाली। अब वो आप कैसे निकालोगे, वो डिफरेंट रीजंस हैं कि भाई आपको सबसे बड़ा तो आई थिंक प्री रिसर्च, मार्केट सर्वेज, यस इट विल हेल्प यू। एक्सपर्ट गाइडेंस, यस एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटरशिप इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू। बट एक सबसे बड़ा आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ कि भाई मैंने एक क्राफ्ट का स्टार्टअप चुना, ठीक है। मैंने क्राफ्ट का स्टार्टअप किया, अब मैं खुद सबसे बड़ा एक्सपर्ट गाइडेंस हूँ मेरे स्टार्टअप के लिए। मैं बैठा हूँ, मैं बोलूंगा भाई अगर मैं इसमें अब यूनिक वैल्यू कैसे डालूं, भाई यूनिक वैल्यू कैसे इसको डिफरेंशिएट करूं, जो मेरे जो लोग बैठे हैं बड़े बड़े होलसेल स्टोर लेकर छवा महल पर, उनका प्रोडक्ट और मेरे प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाने की, मेरा प्रोडक्ट कैसे। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो आपका आता है, जो गाइडेंस आती है वो आपके, क्योंकि आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि मेरे प्रोडक्ट को मैं यूनिक कैसे बनाऊं एज कम्पेयर, क्योंकि आपने जब अगर उसका कुछ स्टार्ट किया है तो आपको कंपटीटर की जानकारी भी होगी। और अगर कॉम्पिटिटर बना रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में हम सेंसर बना रहे हैं, तो मुझे पता है कि भाई ये मार्केट में ऑलरेडी है, अब मुझसे इसको डिफरेंट करना है, और वो डिफरेंट कैसे करना है वो आपको कोई गाइडेंस बता सकता है, या वो आपको एक बेसिक मार्केट रिसर्च बता सकती है कि यार ये रिक्वायरमेंट है और अभी तक ये लोग कर नहीं पा रहे, ये लोग आप कर सकते हो। तो आई थिंक दीज ऑल आर पॉइंट वेयर यू कैन find unique value proposition, how effective it become when we have align our ideas with the SDG. Okay, I think Kaushal Pathak have asked, which he has asked, like, important question, when we align our ideas in SDG. SDG matlab, SDG is a sustainable Hi development. Lalit, Hi, yeah, how are you doing? I'm doing well, thanks. How are you? I'm good. So congrats on Forbes at the end of 30. Thank you, thanks a lot. How's been? Yeah, I hear that Sensegrass is doing great. Thanks a lot. Thanks, Rajat. Thank you so much. Do you have any questions, or I'll take the questions from the chat? Yeah, let them take. I'll connect you later, okay? Perfect. Great. Awesome, thanks. हाँ, तो कौशल ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, और आई थिंक उस एसडीजी मतलब, अगर इन्होंने वही एसडीजी, इनका मतलब वही एसडीजी से, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आई थिंक आप सब गांधी फेलोशिप वाले लोग हैं, सब एजुकेटेड लोग हैं, आप आई एम श्योर आपको ये वर्ड बड़ा फैमिलियर होगा, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये 7 एसडीजीज हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशन ने बनाए हैं, और ये हर एक डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड यूटिलिटी, वाटर ऑन द लैंड, क्लाइमेट चेंज। तो आप जब इनसे रिलेटेड कोई भी स्टार्टअप करते हैं या कोई भी सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप करते हैं, वो somehow वो कहीं ना कहीं वो अलाइन होता है इन 17 एसडीजी से। मैंने एग्रीकल्चर बनाया तो वो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन से कनेक्ट हो सकता है, या फिर एनर्जी से कनेक्ट, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है। और आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं, जो सोशल स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी फंड्स हैं, ग्रांट्स हैं। अब जैसे विशाल का एक स्टार्टअप था कि भाई इंटर्नशिप, अब आप बोलोगे यार ये कैसे सस्टेनेबल को, ये कौन से और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कनेक्ट है। तो इनका ये आपको एक तो सस्टेनेबल कम्युनिटीज बना रहे हैं, या आपको पॉवर्टी एलिवेशन कर रहे हैं क्योंकि गांव में रोजगार दे रहे हैं। तो आई थिंक every startup has a connection with sustainable development goal, whether it's a tech startup, environmental startup, product startup, service startup. तो इनका क्वेश्चन है, कौशल का क्वेश्चन है कि हाउ 50 is become when we align, और हाँ, आज जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं यूनाइटेड नेशन ने, ये मोस्टली डिजाइन गवर्नमेंट्स के लिए, पब्लिक कंपनीज के लिए, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आज जितनी भी वर्ल्ड में
प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे गूगल, फेसबुक से लेके इंडियन गवर्नमेंट, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉलो करना है। उनकी एक गाइडलाइंस हैं जो उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो करना है, और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इर्द गिर्द मतलब सराउंडिंग उनको ऐसी इनिशिएटिव्स ऐसे इनिशिएटिव्स ढूंढने हैं जो उसको कनेक्ट करें। तो अगर आपका कोई स्टार्टअप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कनेक्ट विद द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट आपको अगर फंडिंग भी नहीं दे रही तो वो आपको इम्प्लीमेंटेशन में, मेंटरिंग में, पार्टनर्स में इस तरह के सपोर्ट देगी। विशाल मनीत का क्वेश्चन हो गया है। अमन घोष, so market is always depend on demand, or it will be depend on what kind of new product are introduced in market, how to sustain my startup or business in a proper way. So I think it's an interesting question. So I'm gonna ask कि market क्या हमेशा डिमांड पे डिपेंड होता है और इट डिपेंड न्यू प्रोडक्ट्स पे? तो आई थिंक अमन, इट्स बोथ आंसर्स आर ओके, बोथ आंसर्स आर राइट। सो स्टार्टअप्स का मतलब आई थिंक एक बहुत बड़ा स्टार्टअप में क्राइटेरिया होता है कि मतलब एक क्राइटेरिया होता है, दो तीन तरह के स्टार्टअप होते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ स्टार्टअप। एक आइडिया होता है जो ऑलरेडी जो मार्केट में जो चीजें चल रही हैं उसी आइडिया को आपने मॉडिफाई किया है, उस आइडिया को आपने इनोवेटिव बनाया है। एक स्टार्टअप वो तरीका होता है। दूसरा स्टार्टअप होता है जो डिस्ट्रप्टिव है। डिस्ट्रप्टिव मींस कि आपने वो चीज ही आप पहले आदमी हो जो आप वो चीज आप लॉन्च ही नया प्रोडक्ट ही लॉन्च कर रहे हो, वो चीज है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं। तो आई थिंक मार्केट डिमांड पे होता है, जैसे आज मास्क की डिमांड है, ठीक है, आज आप मास्क की डिमांड है, आप बनाओगे, आपने बेकार भी बना दिया, वो डिमांड के साथ चल जाएगा, ठीक है। पर अगर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसकी नीड अभी है भी नहीं मार्केट में, बट इफ यू क्रिएट द नीड, तो वो एक डिफरेंट हो जाएगा। तो इस आई थिंक वो इट विल क्रिएट ए डिफरेंट डिमांड। तो आई थिंक मार्केट जो होता है और मार्केट जो स्टार्टअप से कनेक्ट होता है, या हाउ स्टार्टअप कनेक्ट विद द मार्केट और हाउ मार्केट एक्ट अगेंस्ट द स्टार्टअप, इट बेसिकली डिपेंड ऑन सो मेनी थिंग्स। तो मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए कि एक तो होता है जो हम एग्जिस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि क्राफ्ट है, जब मैंने क्राफ्ट स्टार्ट किया तो वो एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, एग्जिस्टिंग डिमांड है, उसमें मैंने इनोवेट कर दिया, उसमें मैंने यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन ला दी। पर एक दूसरा आइडिया है, जब मैंने एग्रीकल्चर वाला अपना बनाया और जब मैंने वो सेंसर बनाया तो उस टाइम मार्केट में कोई नहीं कर रहा था, अभी भी वो मार्केट में कोई नहीं कर रहा, तो मैंने उस टाइम डिमांड नहीं थी, पर एक दूसरी नीड थी, एक दूसरी प्रॉब्लम थी, उसी प्रॉब्लम को मैंने नया प्रोडक्ट बना के डिमांड कर दी। तो अब जब मैं उसको बेचूंगा और जब मेरे कॉम्पिटिटर आएंगे उस मार्केट में, तो देयर विल बी सेपरेट डिमांड। तो आई थिंक एक बेसिक नीड को आप डिमांड बना सकते हो विद अ फ्रेश न्यू आइडिया। Wazir has asked one question. Suppose I have the idea, but I don't have the capital. How I supposed to attract and convince the investor? Relate with your real experience. Okay, perfect. So वजीर का वही क्वेश्चन, लाइक मेरे पास आइडिया है, फंड्स नहीं है, तो दो ऑप्शन, दो अगेन लेट्स टॉक अबाउट टू साइड्स ऑफ दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई मेरे पास आइडिया है और वो आइडिया ऐसा है कि भाई वेंटिलेटर बनाना, जैसे अभी कोरोना है तो कोरोना में वेंटिलेटर, अब वेंटिलेटर में क्या है कि भाई मेरा आइडिया ऐसा है कि थोड़ा बड़ा आइडिया है और जिसको मैं 2 लाख 5 लाख रुपए की खुद की फंडिंग से स्टार्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है कि आप अपना आइडिया लीजिए, वेबसाइट बनाइए, पिच डेक बनाइए और उस आइडिया को आप जितना क्लोज तक पहुंच सकते हैं, जैसे आप उस पूरी जैसे आपने बनाई एक ऑटोनोमस लाइक टेस्ला की जैसी कार जो चलती है एयर से, नॉट इवन इलेक्ट्रिसिटी से, वो एयर से चलती है फॉर एग्जांपल। अब आप बोलोगे यार ये प्रोडक्ट मैं प्रोटोटाइप बना नहीं सकता, मैं एमवीपी बना नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई, एक पिच डेक बनाई, अब उसको मैंने स्केच बनाई, उसकी एक कैड फाइल बनाई, तो उसके जितना क्लोज आप जा सकते हैं आइडिया के, आप उसको लेके इन्वेस्टर पे जाइए। अब आपके पास इन्वेस्टर्स के अलग अलग रूप होते हैं। देयर इज ए ग्रांट जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, चाहे वो सोशल है या नॉन सोशल है। ग्रांट ऐसी होती है जो आपको आइडिया पे भी मिल जाती है।
मिलने को तो आपको आइडिया पे वेंचर कैपिटल, वेंचर इन्वेस्टर भी, वेंचर वीसी फंड भी मिल सकता है, एंजल इन्वेस्टमेंट भी मिल सकता है, वगैरह भी मिल सकता है, पर ये ग्रांट होती है रिलेटिवली इजी होती है, तो ग्रांट्स अच्छा है। आप लोन ले सकते हो, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि मैं लोन को पे बैक कर दूंगा तो आप लोन लीजिए। दूसरा आइडिया क्या होता है, अगर आपका स्टार्टअप आइडिया ऐसा है कि जिसको आप 2-5 लाख रुपए, 20-25 हजार, 50 हजार रुपए लेके एक प्रोटोटाइप बना सकते हो। प्रोटोटाइप क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। प्रोटोटाइप और एमवीपी, एमवीपी मींस मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, और प्रोटोटाइप विच मींस कि आप जो बना रहे हो, आप एक बहुत बड़ा शिप बना रहे हो, उसका आपने छोटा सा एक रूप बनाया है, छोटा सा, जो आपका रियल प्रोडक्ट जैसा है और रियल प्रोडक्ट की तरह काम करता है, और आपने उसको बना लिया। तो इससे जब आप किसी फंडिंग को लेके जाओगे तो वो आप पे कॉन्फिडेंस, हाँ भाई देखो इसने वैलिडेशन कर लिया, इसका प्रोटोटाइप रेडी है, और इस ये जो चीज बना रहा है, ये जो आइडिया बना रहा है, ये रियलिस्टिक है क्योंकि इसने बनाया और ये वैसे ही काम कर रहा है जो ये बता रहा है। तो आई थिंक दो ऑप्शन है, अगर आपके पास आपका आइडिया ऐसा है कि जो एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट हो जाए एक लिमिटेड मनी से, चाहे वो घर की मनी हो, ग्रांट हो, या सीड फंडिंग हो, या लोन हो, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये जो दौर चल रहा है स्टार्टअप्स का, ये बहुत कॉम्पिटिटिव दौर है। इसमें पहले एक टाइम होता था जब आइडिया में पैसे अरबों रुपए करोड़ों मिल जाते थे, अभी भी मिल रहे हैं आइडिया में, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका आइडिया है जो प्रोटोटाइप कन्वर्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए, तो आप सिर्फ एक प्रेजेंटेशन, स्केच, इलिस्ट्रेशन, वीडियो बना के आप ले जाइए और उसके थ्रू आप फंडिंग उठाइए। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप प्रोटोटाइप बना सकते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन। उसमें क्या होगा कि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट ये बनाया और ये बनाना चाहता है और ये अभी काम कर रहा है रियल कंडीशन। अभी 2-3 क्वेश्चन वही फंड्स के आए हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एक पॉइंट बताता हूँ जो आपकी फंडिंग्स को, और जो मेरे लिए, क्योंकि बिकॉज दैट वजीर हैज आस्क्ड फ्रॉम माय रियल एक्सपीरियंस, तो मेरे को एक्सीलेटर और इंक्यूबेटर्स ने बहुत ज्यादा हेल्प की। व्हाट इज एक्सीलेटर और व्हाट इज इंक्यूबेटर? एक्सीलेटर और इंक्यूबेटर जो होते हैं, ये एक संस्थाएं होती हैं, ये आपके आइडियाज को, आपके प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करती हैं, उसमें एप्लीकेशन होता है बाकायदा, आप अप्लाई करो, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उसमें आपको अपनी पिच डेक अपलोड करनी होती है। सब एक्सीलेटर्स और इंक्यूबेटर्स के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। कोई सीधे एप्लीकेशन से सिलेक्ट कर लेता है, कोई आपको है ना एप्लीकेशन के बाद आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको इंटरव्यू होता है। बट ओवरऑल लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, ये जो एक्सीलेटर इंक्यूबेटर होते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीके हैं फंड्स लेने के लिए। आपके पास अगर आइडिया है, आप कुछ मत करो, प्रोटोटाइप बना सकते हो, बनाओ नहीं, और इन उस आपके आइडिया की थीम से, इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सीलेटर्स में अप्लाई करते रहो बैठे बैठे। आप सिलेक्ट हो जाओ, आपको वहाँ पे बुलाएंगे, चाहे वो इंडिया में हो, अब्रॉड में हो, पूरा फंडेड। आपको 20-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़, डिपेंड कौन सा एक्सीलेटर कितना फंड दे रहा है, आपको देगा, और आप उस पैसों से लेके उसको ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। रियल एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहा हूँ, रियल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है टू गो एंड गेट द सपोर्ट ऑफ दिस एक्सीलेटर इंक्यूबेटर। आज दुनिया भर में इतने एक्सीलेटर इंक्यूबेटर खुल चुके हैं, और हर इंडस्ट्री के लिए खुल चुके हैं, हर फील्ड के लिए खुल चुके हैं, चाहे आप नॉन प्रॉफिट हो, आप फॉर प्रॉफिट हो, आप सोशल हो, टेक्नोलॉजी हो। मुझे बता देना, जिसको भी इस टाइप की सपोर्ट हो, मैं आपको राइट एक्सीलेटर से कनेक्ट कर दूंगा। और मेरी लाइफ में और मेरी जर्नी में एक्सीलेटर्स ने बहुत सपोर्ट किया। हाउ टू रेज फंड, सो आई थिंक हाउ टू रेज योर फंड वाला सेम है, एक्सीलेटर, इंक्यूबेटर, गवर्नमेंट स्कीम्स। सो अभी यार गाइस, सो आई थिंक सो वी हैव लाइक जस्ट फ्यू मिनट्स, तो 2-4 मिनट है मेरे पास, अपन कुछ क्वेश्चंस, so I think so we'll take few more questions. Okay, just give me a second. So Satyajit has asked, Ashu is there? Anshu है क्या host? Yeah, I'm there. I'm here. Okay, perfect यार। अंशु एक काम करना यार, so we have limited time, so time हमारे पास कम है, तो एक मेरा ईमेल और मेरा नंबर लेके शेयर कर देना, तो जो क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व नहीं कर पाया ना, जिसका आंसर नहीं दे पाया है ना, we will take these questions directly, separately. And I'm sorry, I just realized, yeah, perfect. So there is a second thing that I realized, there are some friends from abroad. They might be your network from Anshu, or they might be from my network. So I'm really sorry if I have explained all the whole webinar in Hindi and all. We will organize another one in English for you guys for a more international background. So abhi there are some folks, I just realized someone just messaged me.
तो अपन एक और so we'll organize another call separately. तो अभी now back to the questions again. I try to take the questions, बहुत छोटे छोटा आंसर देके क्वेश्चंस को करता हूँ, अवॉइड करता हूँ. अच्छा, किसी ने पूछा कि like okay, so I'll Jennifer, I'll answer you privately about the political people involved in the grants. Okay, what are your challenges and failure till now? How you had overcome? Okay, that's a very interesting question from Vinod. Vinod ने पूछा है कि मुझे क्या challenges face करने पड़े और क्या failures मेरे आज तक आए. तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किसे चैलेंज कह रहे हो, किसे फेलियर कह रहे हैं. तो मैं अगर मेरा आंसर पूछने जाऊँ, मेरे को भी तो कोई फेलियर नहीं आया, टच वुड. मेरे को कोई चैलेंजेस आए. फेलियर मतलब अब अगेन लाइक ये पर्सन टू पर्सन डिफाइन करता है कि वो किसको फेलियर कहता है. आपको कोई फेलियर आया, मेरे को बहुत फेलियर आए, मैंने इतने फेलियर आए हैं, इतने चैलेंज आए, अगर मैं उनको लेके बैठ जाता तो शायद मैं 1 महीने में अपना स्टार्टअप बंद करके घर में बैठा होता और जॉब कर रहा होता कहीं पे. तो आई थिंक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर, डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस. वो डिपेंड करता है कि हाउ यू what's the definition of challenge or a failure for you. Sarika, okay, like you said, you started solo, you were from a different background, so how did you find your opportunity? Okay, so Sarika has asked, Sarika ने पूछा है कि आप सोलो फाउंडर हैं और आपको अपने टीम मेंबर कैसे मिले. तो वेरी फ्रेंकली सारिका, आज तक बता रहा हूँ, अभी तक मेरे को मेरी मनपसंद और मेरी लाइक माइंडेड टीम मेंबर आज तक नहीं मिले. ये टीम मेंबर ढूंढना इज द मोस्ट टफेस्ट काम, सबसे हार्ड काम होता है राइट टीम मेंबर. और मेरे काम करने का तरीका बहुत ज्यादा डिफरेंट है. ठीक है, थोड़ा सा एग्रेसिव है जब एग्रेसिव होना पड़ता है, और जब तो थोड़ा सा वेरी. तो आई थिंक इट डिपेंड. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा, और मैंने कहा ना, टीम मेंबर ढूंढने का कोई फॉर्मूला नहीं होता. स्टार्टअप्स में एक्चुअली कोई फॉर्मूला ही नहीं है. जो स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें कोई फॉर्मूला है ही नहीं. लोग आपको बोलेंगे कि ऐसे करो, ये मार्केट प्लान बनाओ, ये बिजनेस कैनवस बनाओ, ये करो, वो करो. मैंने भी 1-1.5 घंटे से बोल ही रहा हूँ. बट आई थिंक, ट्रस्ट मी, देयर इज नो फॉर्मूला इन स्टार्टअप फॉर एनीथिंग. इट्स जो आता जाए वो करते जाओ, उसको हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से. तो दिस इज मोर लाइक ए रियल टाइम जर्नी. ठीक है, तो इसमें कोई फेलियर चैलेंज नहीं है. आपको लगे हाँ भाई 2 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब काम नहीं हो रहा, तो बी रियलिस्टिक होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. भाई छोड़ दो स्टार्टअप, बैक टू जॉब, फाइंड ए जॉब और व्हाटएवर यू वांट टू डू. बट अगर आपको लगता है, कोई मेरे जैसा आदमी है जो 3 साल भी कर रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई वो नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है मेरे पास, कोई मेरी फैमिली, वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है जिनको मैं खिलाऊं. तो मैं 3 साल तक भी मेहनत कर सकता हूँ, 5 साल तक भी कर सकता हूँ. पर मान लो कोई और है जिसको 2 साल बाद ऐसा लग रहा है, नहीं यार मैंने बहुत ट्राई कर लिए, नाउ आई कैन नॉट अफोर्ड, लीव इट और जॉब पकड़ लो. क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप किसी को दिखाना नहीं है, बहुत कूल है, लोग एंटरप्रेन्योरशिप बनते हैं जस्ट टू शो ऑफ अदर. So these are very fake things. I think we will organize another call for these stuffs, right? There's a lot of Lalit, sorry to cut you, as time is limited, could you share your social media profiles like Insta, LinkedIn or something, so that we can connect with you offline? Yeah, definitely. So that's why I asked you. So guys, I'll do one thing, I'll share in the chat also. मैं अपना डिटेल्स भेज देता हूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल. या तो हम एक और कॉल ऑर्गेनाइज कर लेंगे लेटर ऑन, बिकॉज राइट नाउ वी ऑल आर लॉक्ड डाउन, so we have a lot of time. हेलो ललित. otherwise you can directly ask me questions, right? So मैं शेयर कर, हाँ प्लीज पूछिए. इट्स अंशु हियर. सो मैं एक्चुअली बता रहा था कि जैसा हमने आज जो सेशन ऑर्गेनाइज किया है, अगर और भी क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं तो हम लोग आने वाले कुछ दिनों में नेक्स्ट अगेन एक सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आपके साथ. और फिर आगे और भी जो क्वेरीज होंगे और आगे के हम लोग सेशन में ये सब चीज डिस्कस कर सकते हैं. और आपकी प्रोफाइल को लेकर जो बात थी, तो मैं सभी के साथ शेयर कर दूंगा. बिल्कुल. हमारे सारे फेलो ही हैं जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, सारे गांधी फेलोज हैं. और थोड़ा सा आपको करेक्ट कर रहा हूं मैं, दिस इज 2 year ऑफ जर्नी गांधी फेलोशिप. इट इज नॉट ऑफ 3 month और 6 month. ओके, परफेक्ट. अच्छा, तो थैंक्स यार अंशु. मेरे को लगा कि ये 2 years का कोर्स तो मुझे पता था, बट जिसमें लास्ट के 6 month में वो एक फेलोशिप जाना होता है, कोर्स ऑप्ट करके, ऐसा कुछ करके. सो ओके, चलो. सो एक सेकंड, मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन भी दे देता हूँ. आई थिंक अंशु शेयर कर देगा सबके साथ. नहीं करता तो 1 सेकंड मुझे दीजिए. अभी मैं क्वेश्चंस नहीं ले रहा बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. मैं आपको
अपने सोशल मीडिया अकाउंट दे देता हूँ, आप प्लीज वहाँ पे मुझे पिंग कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और वहाँ पे अपने अगर जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं प्लीज आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी देयर इज अ लिमिटेड टाइम एंड आई हैव अनदर कॉल्स। 1 सेकेंड, 2 मिनट दीजिए, आई विल शेयर यू माय प्रोफाइल्स नंबर वगैरह सब कुछ, आप उसको बाद में आप मुझे 1 सेकेंड। तो ये है मेरा, ये मैंने चैट में अपनी डिटेल्स भेज दी हैं, चैट में आप इसको चेक कर लीजिए चैट्स। और बाकी अंशु भी आपको मेरी ये जो सोशल मीडिया वगैरह हैं, तो डायरेक्ट लोगों को जिसको क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेंगे। ओके सो गाइस, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, देयर वाज नाइस क्वेश्चन, इट वाज अ नाइस इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू गाइस। सो फील फ्री टू रीच आउट टू मी, जिसको कभी भी कोई जरूरत हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप फील फ्री। मैं थोड़ा लेट जरूर आंसर कर सकता हूँ, बट आई विल मेक श्योर मैं रॉन्ग नंबर पे भी कॉल बैक करता हूँ, तो आपके आंसर्स जरूर मिलेंगे आपको। तो आप कभी भी मुझे पिंग कर लीजिए, कभी भी मुझे क्वेश्चंस व्हाट्सएप ईमेल पे कर दीजिएगा, I'll more than happy to answer. So thank you Anshu, तो thanks a lot यार, thanks, बहुत थैंक यू अच्छा सो मच, थैंक यू सो मच सेशन ललित रहा भैया। ये। अब हमारी हमारी गांधी फेलोशिप पिरामल फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर अस। और स्टार्टिंग में ये मैं सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में जो फेलोज हैं से पूरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो की है उसके लिए मैं स्टार्टिंग में इसे ऑर्गेनाइज करने वाला था। सो बाद में जब मैंने इसको लेकर बात आगे शेयर की अपने पीएल्स के साथ, पीएम के साथ, तो मुझे पता चला कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी पीएम और पीएल्स भी थे जो ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। तो फाइनली 100+ पार्टिसिपेंट्स जो थे आपको आज सुन पाए, और आपने अपना वैल्यूएबल बिल्कुल समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड हम लोग आगे आने वाले दिनों में फिर से कभी एक और वेबिनार को लेकर आगे आना चाहेंगे आपके साथ, ताकि और भी बिल्कुल जो लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए आज किसी कारण से, उनको फिर से दोबारा मौका मिल पाए। बिल्कुल, definitely Anshu, मेरा like that's my pleasure to be here and thank you for having me and organizing this webinar. So as I said कि आप कभी भी ऐसे ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा वेबिनार। मैंने कहा कि मैं थोड़ा लेट जरूर हो सकता हूँ रिप्लाई में, बट आई विल मेक श्योर कि मैं रिप्लाई नॉर्मली करता हूँ। तो आपको स्टार्टअप में 2-3 चीजें होना जरूरी है, हम्बल होना जरूरी है, आपको अपना ग्राउंड, अपना जो बेस है वो हमेशा याद रखना चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं, किस देश के लिए हैं, डजंट मैटर आप बहुत बड़ी पोजीशन पहुंचे हैं। तो दीज आर द पॉइंट, बड़ा बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है? थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स, बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू सो मच ललित। थैंक्स।